हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं, को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो सके। अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशन के मतलब को देखें तो इट रिफर्स टू द वेज इन विच ग्लोबल इकोनॉमीज बिकम इंटीग्रेटेड। मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक एकीकृत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को दर्शाता है। मतलब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो एक हो गई है, एकीकृत हो गई है। इसके अलावा ये इंटरडिपेंडेंस को भी शो करता है। जो ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो शब्द है ये इंटरडिपेंडेंस, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंड हो चुकी हैं, ये भी ये दर्शाता है। तो कम शब्दों में अगर कहा जाए तो इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि विश्व की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड हो चुकी है, एकीकृत हो चुकी है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो चुकी है, इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन के क्या एग्जाम्पल्स हैं, कि मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन विश्व में हुआ है तो हम क्यों कह रहे हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इसका पहला एग्जाम्पल है राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से एमएनसीज का उदय हो रहा है, राइज हो रहा है। कोका कोला, मैकडोनल्ड, अमेजॉन, गूगल, कुछ ऐसी एमएनसीज के एग्जाम्पल्स हैं। एक ही कंपनी की एमएनसी हमें कई देशों में देखने को मिल जाती है, जो कि साफ साफ दिखाती है कि किस तरह से जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो ग्लोबल बन रही है। इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कारण अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में हमें वृद्धि देखने को भी मिल रही है। मतलब अब एक ही कंपनी किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरे देश की कंपनी में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एक देश से दूसरे देश में जो मनी का जो फ्लो है, मतलब पैसे का जो लेन देन है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कैपिटल मार्केट इस चीज़ को शो करता है। इसके साथ ही मूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरसीज़। अब पहले क्या हुआ करता था कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती थी, जो सामान वगैरह बनाती थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो डेवलप कंट्री में हुआ करती थी। बट अब क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं अब वो डेवलप कंट्रीज से मूव करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में, विकासशील देशों में उन्हें काफ़ी सस्ते लेबर मिलते हैं। वहाँ का जो मतलब टैक्स वगैरह का जो रूल होता है वो काफ़ी इजी होता है, टैक्सेस कम होते हैं, जिस कारण से वो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में मूव कर रही हैं। या फिर कई सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो अपने ज़्यादातर काम को आउटसोर्स कर देती हैं। लाइक अमेरिका में कई सारी कंपनी हैं जो अपने ज़्यादातर काम को किसी दूसरे देश में किसी कंपनी को सौंप देती हैं। फ्रेंड्स, जो भी हम अभी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल ये सबूत दे रहे हैं, ये एविडेंस दे रहे हैं कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है। एक अगला एग्जाम्पल है कि राइज ऑफ हब सिटीज़। अब ऐसे सिटीज़ बन रही हैं जो किसी एक इंडस्ट्री के लिए जानी जाती हैं। लाइक जो लंदन है वो फाइनेंस हब बन चुका है, वो फाइनेंस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लॉस एंजल जो एक शहर है, ये टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर ही कई सारे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो सिएटल एक शहर है वो एविएशन के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये शहर हैं वो किसी एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्नति कर गए हैं और ये ग्लोबली जाने जाते हैं। ये सिर्फ लंदन सिर्फ इंग्लैंड के लिए फाइनेंस हब नहीं है, पूरी दुनिया के लिए वो फाइनेंस हब है। इसके अलावा इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल ये है कि वर्ल्ड वाइड बूम्स एंड बस्ट। दुनिया भर में उछाल और हलचल। इसका मतलब है कि जो दुनिया की जो सभी देशों की जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हो गई है, निर्भर हो गई है। हमने पहले ही कह दिया था कि इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर इसमें यही कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है और अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में इकोनॉमिकली कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव विश्व के दूसरे देशों के ऊपर भी होता है। लाइक 2007 में
अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई थी उसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी देखा गया था। तो ये बात हो गई कि इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है और इसके क्या एग्जाम्पल हैं, क्या इसके एविडेंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसका पहला एडवांटेजेस है चीपर गुड्स। अब सामान जो है वो बहुत ही सस्ता हो गया है। सस्ता कैसे हुआ है? क्योंकि जो एमएनसीज वगैरह हैं वो अपना जो काम है अपने ओरिजिन कंट्री से दूर, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में सौंप देती हैं, लाइक आउटसोर्स कर देती हैं या दूसरी कंट्री में चली जाती हैं। अमेरिका की मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो कंपनी चाइना में चली जा रही है, इंडिया में चली जा रही है। ऐसे में क्या होता है, उसे सस्ता लेबर मिलता है और सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता है, और टैक्स भी इन कंट्रीज़ में दूसरी डेवलप कंट्रीज़ की तुलना में कम होता है, तो जिस कारण से जो सामान होता है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ी है, वो इंक्रीज्ड हुई है, मतलब जो संपन्नता है वो बढ़ी है। ऐसा माना जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में गरीबी ज़्यादा है, मज़दूर वगैरह हैं, तो उन लोगों को जब एमएनसीज़ वगैरह आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है डेवलपिंग कंट्री में, तो उन लोगों को रोज़गार मिल जाता है, जिससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, जॉब वगैरह मिल जाती है, जिससे प्रॉस्पेरिटी संपन्नता बढ़ती है। हालांकि जो क्रिटिक्स हैं, जो इसके आलोचक हैं, वो इसकी आलोचना भी करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा चीप मनी का मतलब है कि अब जो पैसा है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है, मतलब बहुत ही कम ब्याज पर पैसा मिलना अब काफ़ी आसान हो गया है। अब बड़े बड़े व्यापारी जो हैं उन्हें काफ़ी आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है दूसरी कंपनीज़ वगैरह से, या दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, उनसे कम इंटरेस्ट पर पैसा मिल जाता है। इसके साथ ही इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी हैं। इसका पहला डिसएडवांटेजेस है कि लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब इन डेवलप नेशंस, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज़ में जा रही हैं, तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेवलपिंग नेशन, जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, ये डेवलपिंग नेशन का एक्सप्लॉयटेशन भी करती हैं। अब कम वेतन देकर ये लोगों से काम करा लेती हैं। काम के घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं बट पैसा उस हिसाब से बहुत ही कम होता है, और जो वर्कर्स के प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो भी बहुत ही कम मिलते हैं यहाँ पर। इसका एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है टैक्स इवेशन। अब क्या होता है कि जैसे डेवलप कंट्रीज़ है और वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, तो वो कंपनी वहाँ पर अगर उसे लगता है कि ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो वो कंपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ में चली जाती है, ऐसी कंट्री में जहाँ पर टैक्स कम लिया जाता हो, जहाँ की सरकार ने कम टैक्स लगा रखा हो। तो इससे कई देशों को टैक्स का नुकसान भी होता है। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेजेस है क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अब जो ये एमएनसीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। अगर क्लाइमेट का नुकसान हो रहा है तो ये होने देती हैं। इन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, इन्हें इन्वायरमेंट से मतलब नहीं है, आसपास के लोगों से मतलब नहीं है। लाइक भोपाल गैस स्ट्रेटजी हम देख सकते हैं। भोपाल गैस स्ट्रेटजी के बारे में आपको पता होगा, एक अमेरिकी कंपनी थी जिसमें कि केमिकल का मतलब रिसाव होता है, केमिकल निकलता है और कई आसपास के लोगों को इससे नुकसान होता है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन को लेकर स्केप्टिक्स और ग्लोबलिस्ट, ये दो ग्रुप हैं, इनके बीच डिबेट है। ग्लोबलिस्ट का मानना है कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है। जितने भी अभी हमने एग्जांपल दिए, ग्लोबलिस्ट वो सारे एग्जांपल देते हैं। ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि हम एमएनसीज़ को देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड हो चुकी है। कहीं पर भी कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों के ऊपर भी पड़ता है। तो ग्लोबलिस्ट कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड में इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन हुआ है। दूसरी तरफ जो स्केप्टिक्स हैं वो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं आज भी नेशनल जो इकोनॉमी है वो इम्पॉर्टेंट है। सभी देश अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। मतलब स्केप्टिक इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स को आप, इन सभी पॉइंट्स को आप और भी डिटेल में लिख सकते हैं जो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताए, और आप इन सभी पॉइंट्स को अपने आंसर में ज़रूर लिख कर आएँ। इससे आपका आंसर काफ़ी बेटर हो जाएगा।